हेलो फ्रेंड्स, हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है पश्चिमी विक्षोभ, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इसके प्रभाव हैं। आइए आज के इस लेक्चर में हम ये सब बातें समझते हैं और इनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ क्या है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर टेम्परेट साइक्लोन्स। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी के अंदर होती है। किस अक्षांशों के अंदर? 30 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के अंदर इनकी उत्पत्ति होती है। इनके अलग अलग नाम हैं। इनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कह देते हैं, इनको हम वेव साइक्लोन भी कह देते हैं, इनको हम डिप्रेशंस भी कह देते हैं। ये सब अलग अलग नाम, ट्रफ के नाम से, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के नाम से, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से और इसको वेव साइक्लोन्स के नाम से भी हम जानते हैं। क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, इसलिए इनकी उत्पत्ति अलग अलग विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के आपस में मिलने से होती है। जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां, एयर मासेस, आपस में मिलते हैं तो ये फ्रंट्स बनाती हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है और हमें मिल जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आप इसी को हम आगे जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हम समझ लेंगे। क्या है इसके बारे में? ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात परिवर्तनशील मौसम के बारे में जाने जाते हैं। ये किसी भी स्थान का मौसम बदल सकते हैं। इनकी विशेषताएं इनके एयर मासेस के स्वभाव पर निर्भर करती हैं। अलग अलग वायु राशियों के मिलने से ये बनते हैं तो इनका स्वभाव भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। दी वेस्टर्लीज, पछुआ पवने और उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ये इनको पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर लेकर आती हैं, इनको खींचकर लेकर आते हैं। ये साइक्लोन्स हमारे अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रकार के होते हैं और इन साइक्लोन्स का डायामीटर 1000 से 2000 किलोमीटर तक और इनकी ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर तक हो सकती है। 7 से 8000 किलोमीटर की दूरी पर इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर के अंदर होती है और ये भारत के अंदर आने से पहले इराक, ईरान, पाकिस्तान और भारत में आकर वर्षा करते हैं। जितने ये शक्तिशाली होंगे उतनी ही ये अधिक वर्षा, उतना ही इनका प्रभाव हमारे यहाँ मौसम में देखा जा सकता है। अभी हम इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे तो आपको ये चीज़ और अधिक क्लियर हो जाएगी और एक आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले ये जनवरी महीने के पूरे विश्व का, पूरे ग्लोब के ऊपर वायु दबाव का वितरण प्रदर्शित किया गया है। इसको हमने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से लिया गया है। हम इस समय इस भूमध्य सागर के ऊपर न्यून वायु दबाव के केंद्र के साथ जुड़े। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर पर शीत ऋतु में क्यों होती है? उसका पहला कारण यह है कि ये लो एयर प्रेशर इस भूमध्य सागर के ठीक ऊपर पाया जाता है, नंबर 1। उसके बाद इसके साथ जुड़ी हुई अन्य अवस्थाएं क्या हैं, ये देखिए कि किस तरह से इस भूमध्य सागर के ऊपर टेम्परेट साइक्लोन की दिशा, टेम्परेट साइक्लोन को प्रदर्शित किया गया है। ये दो प्रकार की वायु राशियों के आपस में मिलने के कारण, आपस में टकराव के कारण भूमध्य सागर के ऊपर यहाँ इनकी उत्पत्ति होती है। हमें इसका ठीक मार्ग यहाँ पर समझना है। अब इन सब फैक्टर्स को हम जोड़ दें तो आपको पश्चिमी विक्षोभ के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी, आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। ये भूमध्य सागर और ये ठंडी हवाएं, कोल्ड एंड ड्राई विंड, उत्तर यूरोप से, उत्तरी यूरोप से इस भूमध्य सागर की तरफ आ रही है और यहाँ उत्तरी अफ्रीका से ये वार्म एंड ड्राई एयर ये इस भूमध्य सागर की तरफ चल रही है। यहाँ न्यून वायु दबाव का केंद्र था,
ये दो अलग अलग वायु राशियां एक दूसरे के साथ जब यहाँ टकराती हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जन्म होता है। और देखिए किस तरह से ये पछुआ पवनों के प्रभाव में, जेट स्ट्रीम के प्रभाव में, यहाँ इनकी इंटेंसिटी बहुत अधिक है, उसके बाद ये कम होती चली जा रही है। और जैसे जैसे ये भारत की तरफ इनकी एंट्री होती है, प्रवेश होता है, उत्तर दिशा से ये ठंडी हवाएं इसके साथ जुड़ जाती हैं और यहाँ ये भारत में पहुंचकर इनको हम पश्चिमी विक्षोभ का नाम दे देते हैं। देखिए पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी दिशा में उत्पन्न हुए और विक्षोभ से अर्थ है जो आपके मौसम को बदल दें, परिवर्तनशील, बदलने वाले, मौसम को बदलने वाले, इनको हम पश्चिमी विक्षोभ का नाम दे देते हैं, जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर के ऊपर, और आप ये भी देख लीजिए सोर्स ऑफ वाटर ब्लैक सी, कैस्पियन सी और उसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर, यहाँ सबसे ये जलवाष्प लेकर 8000 किलोमीटर की दूरी तक इसको भारत में, उत्तरी पश्चिमी भारत में लाकर शीत ऋतु के अंदर वर्षा करते हैं। और जब ये अधिक शक्तिशाली होते हैं तो ये उत्तर पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत में भी अरब सागर से जलवाष्प लेकर यहाँ पूरे भारत में भी वर्षा कर सकते हैं। ये इसकी शक्ति पर निर्भर करता है। यहाँ से ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सब कंडीशंस को आप जोड़ते चले जाइए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हुई भूमध्य सागर पर, जल स्रोत से इन्होंने जलवाष्प लिया, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अटलांटिक महासागर, और धीरे धीरे पछुआ पवनों के प्रभाव में, उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के प्रभाव में ये उत्तर पश्चिमी भारत में पहुंचकर हमारे इस मौसम को बदलते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये गर्मियों में नहीं आते, गर्मियों में ये इसलिए नहीं आते हैं या गर्मियों में ये कम आते हैं। उसका कारण भूमध्य सागर के ऊपर न्यून वायु दाब के केंद्र नहीं बनते। जब नहीं बनते तो पश्चिमी विक्षोभ नहीं आते या कम आते हैं। हम इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। इसका कारण ये कारण हो सकता है। क्या है इसकी विशेषताएं? हम अलग अलग इन विशेषताओं को समझ लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ या जो टेम्परेट साइक्लोन जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर पर हुई है, इसकी समदाब रेखाओं की आकृति अंडाकार होगी या लंबाई लिए होगी, बिल्कुल स्फेरिकल गोल आकृति के अंदर, सर्कुलर नहीं होंगे। इसके अंदर अंतर। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ये बहुत अधिक होती है, यहाँ ये बहुत कम होती है, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और गर्मियों में ये जब कभी आते हैं तो इनकी गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये इस तरह से चक्र रूप में स्फेरिकल ऐसे शेप के अंदर चलते हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में ये बिल्कुल सीधे चलते हैं। कारण जल स्रोत दक्षिण गोलार्ध में अधिक है, महासागरों का फैलाव अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भूमि अधिक है, इसलिए ऐसा भी होता है। ये पश्चिमी विक्षोभ कब तक चलते हैं? ये तब तक इनकी सीमा है जब तक तापमान और जलवाष्प का अंतर उनके आसपास की वायु से अधिक होता है या अंतर पाया जाता है, तब तक ये पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है इन पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, ये जब भी आते हैं वर्षा लेकर आते हैं। पूरा साल जब भी ये आएंगे ये आपके लिए वर्षा लेकर आएंगे। ये सबसे अच्छी बात इन पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कही जाती है। इन पश्चिमी विक्षोभ को पढ़ते हुए इन बात को विशेषता ध्यान दिया जाता है, विशेषता याद रखा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ कभी भी अकेले नहीं आते, ये ग्रुप्स के अंदर आते हैं, इसलिए शब्द यहाँ पर फैमिली शब्द भी यूज किया गया है। ये 3 या 5 या 7 इस तरह से सीरीज के अंदर पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये दूसरा लो प्रेशर और तीसरा लो प्रेशर, और ये दक्षिण दिशा की ओर जाता जा रहा है। इनके क्या नाम रखे हैं? पहला
जो मेंबर है, जो सबसे पहला साइक्लोन आया, उसको ऑक्लूडेड साइक्लोन, ऑक्लूडेड फ्रंट से उसका नाम हो गया ऑक्लूडेड साइक्लोन, पार्शियली ऑक्लूडेड साइक्लोन नंबर 2, एंड थर्ड वन इज एन इंसिपिएंट साइक्लोनिक वेव, हम इसको कह देते हैं। एक और विशेष बात जो मैं आपको कह रहा था कि ये दक्षिण के अंदर स्थानांतरित होते जाते हैं, उसका कारण ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाएं इनको दक्षिण के अंदर पुश करती जाती हैं और ये धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या क्या प्रभाव है पश्चिमी विक्षोभ के? सबसे पहला प्रभाव जो यहां नजर आता है कि आकाश में बादल आ जाते हैं तो रात का तापमान बढ़ जाता है। पहला सबसे आम प्रभाव जो देखने को आता है कि बादलों के आने के कारण पार्थिव विकिरण कम हो जाता है तो रात्रि का तापमान बढ़ जाता है। शीत ऋतु के अंदर बादल कैसे कैसे बन जाते हैं? पहले सिरस क्लाउड्स आते हैं, फिर सिरोस्टेटस क्लाउड आते हैं, फिर एल्टोस्टेटस यानी कि पक्षाभ मेघ, फिर स्तरी मेघ और फिर लास्ट में निम्बोस्टेटस क्लाउड, वर्षा वाले बादल आ जाते हैं और बहुत अधिक वर्षा होती है, इसको हम कहते हैं। इसी के प्रभाव से थंडरस्टॉर्म्स भी आते हैं। शीत ऋतु के अंदर ओले पड़ने जैसी स्थिति भी होती है। पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर स्नोफॉल होता है, उसके साथ साथ क्लाउड बर्स्ट की क्रिया भी देखने को मिलती है पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर, और बहुत अधिक वर्षा हो जाए तो बाढ़ आने की स्थिति भी बन जाती है। यानी वर्षा भी आ रही है, वर्षा के साथ साथ बादल फटने की क्रिया भी हो सकती है, सुपर कूलिंग प्रोसेस की वजह से थंडरस्टॉर्म्स भी आ सकता है और बाढ़ भी आ जाती है। ये सब के सब हम पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव देख सकते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पश्चिमी विक्षोभ क्या हैं, कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, ये सब चीज़ें मैंने इस लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई शक है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।